ज्वाइन फास्ट स्टूडेंट, फटाफट ज्वाइन करिए। आ जाइए आप लोग। आइए फटाफट क्लासेस ज्वाइन करिए। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ आए हैं। चलिए, तो आज हम लोग जो है एक नई यूनिट शुरू करेंगे, पर डिस्कस करेंगे। यूनिट फिफ्थ है, ये फोर्थ यहाँ पर लिख गया है, इसको आप फिफ्थ कर लीजिएगा। तो यूनिट फिफ्थ पे हम जो है आज हमारा जो है काम यहाँ पर चलेगा। तो आइए देखते हैं यूनिट फिफ्थ किसके बारे में है। तो जो यूनिट फिफ्थ में पोएट्स हैं, चार पोएट्स आपको यहाँ भी मिलेंगे। जैसे आपके यूनिट फोर में थे चार पोएट्स, ऐसे ही यहाँ पे भी यूनिट फिफ्थ में भी आपको चार पोएट्स मिलेंगे पढ़ने के। अभी हम लोग एलिजाबेथन और रेस्टोरेशन एज तक और ऑगस्टन एज तक के पोएट्स को पढ़ा था। एलिजाबेथन में अगर हम देखें तो हमने विलियम शेक्सपियर महोदय को पढ़ा था। विलियम शेक्सपियर महोदय जी थे। उसके बाद हमने जो है एज ऑफ मिल्टन में हमने देखा है, मिल्टन को हमने पढ़ा, जॉन मिल्टन को पढ़ा। उसके बाद उसके पहले हमने जो है मेटाफिजिकल में डन को पढ़ा। और लास्ट में हमने ऑगस्टन में आके अलेक्जेंडर पोप को पढ़ा। तो अब हम जो है हम लोग अब अगली यूनिट में जो हमारे पहले राइटर होंगे, वो राइटर जो है न तो रोमांटिक पीरियड के हैं और न ही ऑगस्टन के हैं, बल्कि बीच के ट्रांजिशन पीरियड के पोएट कहलाते हैं। और माना जाता है कि इनकी पोएट्री जो है मतलब रोमांटिक रिवाइवल को जन्म देती है। तो ये ध्यान रखिएगा। थॉमस ग्रे बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो आइए हम इनके कुछ फेमस जो है पोयम्स और इनकी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इनकी फेमस लाइंस हम देखें, अगर इनके बारे में हम देखें, इनकी बायोग्राफी देखें, तो ग्रे वॉज बॉर्न ऑन 1716, 1716 में, 1716 में इनका जन्म हुआ था। ही डाइड इन 1771। इंग्लिश पोएट थे। इंग्लिश पोएट जब कहने का मतलब ब्रिटिश पोएट थे, ब्रिटिश पोएट थे। एंड स्कॉलर। ही वॉज बॉर्न इन लंदन, लंदन में जन्म हुआ था। एटन कॉलेज में इन्होंने पढ़ा था, ये आप नोट कर लेंगे। एटन कॉलेज के स्टूडेंट थे और बाद में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की। अब पढ़ाई करके इनको राइटिंग का, रीडिंग का बहुत शौक था बचपन से ही, बहुत जो है। और बड़े ही शांत स्वभाव के और बहुत ही रिजर्व व्यक्ति थे। बहुत अपने आप को रिजर्व रखा करते थे, प्राइवेट पर्सन। और सबसे बड़ी बात जो है वो ये थी कि ही नेवर मैरिड। तो आप देखिए, ये भी एक अजूबा ही आपको मिलेगा, जहाँ जो है बहुत सारे लोग तीन तीन चार चार जो है आपके शादियां कर रहे थे, यहाँ पर थॉमस ग्रे महोदय ने एक भी शादी नहीं करी। और एंड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज लाइफ स्टडिंग लिटरेचर, और लिटरेचर और हिस्ट्री यही सब पढ़ते रहे। हालांकि एज अ पोएट बहुत फेमस नहीं हुए। कुछ इनकी पोएम्स हैं जो कि वर्द रीडिंग है। तो आइए हम उनको देखते हैं। तो पहली पोयम जो हमारी है, यहाँ पर हम देख रहे हैं इनकी पोयम जो है, जो आपके सिलेबस में दी गई है, एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। आइए हम इसको, 1751 में पब्लिश हुई थी। तो इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं कि दिस इज ग्रेज मोस्ट वेल नोन पोयम। देखिए, एलजी की जब भी हम बात करें, खास करके अगर पेस्टोरल एलजी की हम बात करते हैं और एलजी राइटिंग की बात करते हैं, तो थॉमस ग्रे वो चार छह जो एलजी राइटर हैं उनमें से एक नाम इनका आता है। चाहे हम मिल्टन के लिसिडास की बात करें, चाहे हम टेनिसन के जो है इन मेमोरियम की बात करें, चाहे मैथ्यू एर्नाल्ड के हम जो है थायरसिस की बात करें, चाहे मैथ्यू एर्नाल्ड के जो है रग्बी चैपल की बात करें, तो उनमें जो है इनकी एलजी जो है वो कह सकते हैं कि सबसे ऊपर आती है। बहुत ही पावरफुल एलजी है और काफ़ी फेमस कह सकते हैं कि आज तक एलजी के इतिहास में शायद जो है इतनी बेहतरीन एलजी और किसी राइटर ने नहीं लिखी। दूसरा, इनकी दूसरी जो इनकी रचना है, तो दूसरी रचना है ओड ऑन अ डिस्टेंट प्रोस्पेक्ट ऑफ एटन कॉलेज।
तो ईटन कॉलेज हमने आपको बताया था ना, कैम्ब्रिज जाने से पहले ये ईटन कॉलेज पढ़ के गए थे। तो ईटन कॉलेज पर ही इन्होंने एक ओड लिखा था 1742 में। यहाँ पर जो है ये अपने स्कूल डेज को याद करते हैं और उसी पर ओड लिखते हैं। अब इनकी सबसे दूसरी महत्वपूर्ण पोयम में अगर देखें एलजी के बाद, इनकी एलजी के बाद अगर महत्वपूर्ण पोयम में देखें तो द बार्ड इनका आता है, जो कि 1757 में पब्लिश हुआ था। ये पोयम एक ड्रामेटिक स्टोरी है, जो कि एक वेल्स के बार्ड हैं, बार्ड मतलब सिंगर, बार्ड मतलब पोएट भी होता है, बार्ड मतलब सिंगर पोएट। तो अभी एक दिन हम आपको जो है हमारे वीडियोस में आप देखेंगे तो मैं पूरा बार्ड्स आपको बता दूंगा, इसको जैसे शेक्सपियर को बार्ड ऑफ हेवन कहा जाता है, इसी प्रकार से जो है बहुत सारे इसको कहाँ कहाँ का बार्ड कहा जाता है, तो ये हम आपको लिखा देंगे। तो कह रहे हैं कि ये जो पोयम है इनकी बार्ड जो है, ये एक वेल्स पोएट की कहानी है, हु कर्सेस किंग एडवर्ड फर्स्ट फॉर इन्वेडिंग वेल्स। किंग एडवर्ड फर्स्ट ने जब वेल्स पर आक्रमण कर दिया था और बहुत तहस नहस कर दिया था, तो उसी को पोएट कर्स करता है, उसी को दिखाते हुए इन्होंने एक पोयम लिखी है। द नेक्स्ट पोयम वी हैव ओड ऑन द डेथ ऑफ अ फेवरेट कैट। बहुत बार ये पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तो बहुत पूछा है कि किसने अपने फेवरेट कैट की जो है डेथ पर ओड लिखा है, बहुत बार पूछता है। बहुत सारे लोग इन्होंने कैट पे लिखा है, एक लोगों ने अपने डॉग पे लिखा है, एक लोगों का फेवरेट डॉग मर गया था उस पे लिखा था। तो फेवरेट कैट पर डेथ पर एक ओड लिखा इन्होंने, 1748 में ये आया था। ये जो है पोयम एक फन एंड प्लेफुल पोयम है, जो कि जिसमें एक कैट को दिखाते हैं कि कैसे वो एक जो है फिश बाउल में गिर जाती है और बाद में क्या करती है, वो मर जाती है, तो वो दिखाया है। टाइम टू एडवर्सिटी ये बहुत फेमस है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए, बहुत बार पूछा है। टाइम टू एडवर्सिटी किसकी है? देखिए इनकी 3-4 पोयम, जैसे हमने शुरू में आपको बताया एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, दूसरी पोयम इनकी है द बार्ड, और ये तीसरी है हाइम टू एडवर्सिटी। ये भी है बहुत ही फेमस पोयम है, जरूर याद रखेंगे, जिसमें ये लोगों को ये जो है सिखाते हैं कि जीवन में जो हमारे परेशानियां आती हैं, तो परेशानियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं, न कि कमजोर करने के लिए। कहते हैं आदमी कमजोर तब होता है जब वो उसके सामने परेशानियां नहीं होती और उसने परेशानियों को कभी झेला ना हो, और जो परेशानियों को झेल लेता है, मुसीबतों को झेल लेता है, उसको जो है कभी कोई दिक्कत नहीं होती। कहते डिफिकल्टीज जो है, डिफिकल्टीज कम इन आवर लाइफ टू मेक अस स्ट्रोंगर, हमें स्ट्रोंगर बनाने के लिए डिफिकल्टीज आती है लाइफ में, और बाकी कोई नहीं है। तो थॉमस ग्रे क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये कड़ी है बिटवीन, आपके देखें तो जो हमारे इसके पहले ऑगस्टन पोएट्री है या पोएट्री ऑफ रीजन जो है, ऑगस्टन पोएट्री और हमारी जो है ऑगस्टन पोएट्री कहें, और इधर फिर हमारी पोएट्री आ जाती है रोमांटिक। तो इसके बीच की कड़ी है, इसमें कुछ राइटर आते हैं जैसे आपके टॉमस ग्रे हो गए, कॉलिंस हो गए, ऐसे कुछ राइटर्स हैं जो इस दायरे में आते हैं जो है। तो कह रहे हैं कि ये जो है ट्रांजिशन पोएट्स की सीरीज में भी आते हैं, ट्रांजिशन पोएट्स बीच में आते हैं, उन वहाँ भी इनका नाम ऐड किया जाता है। ट्रांजिशन पीरियड या रोमांटिक रिवाइवल आप देखें तो 1730 होता है, 1730 से माना जाता है कि इस बात होती, यहाँ तक ऑगस्टन पीरियड था। तो ये क्या है, ही इज अ लिंक बिटवीन ऑगस्टन एरा एंड रोमांटिक एरा। रोमांटिक एरा और ऑगस्टन एरा के बीच के एक लिंक हैं ये, जो जोड़ते हैं। अब हमें इनकी पोयम को पढ़ना है, तो आइए हम इनकी पोयम को पढ़ते हैं। तो पहली इनकी पोयम, सॉरी, जो पोयम आपके सिलेबस में दी गई है, तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे स्टैंजाज हैं इनके, लेकिन आपके उसमें शायद केवल 9 स्टैंजाज दिए गए हैं सिलेबस में, तो हम उन 9 स्टैंजाज को ही पढ़ेंगे, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो हम बाकी देख लेंगे कितने हैं। तो एक बार आप लोग देख के मुझे बता दीजिए टोटल कितने स्टैंजाज दिए हैं, टोटल कितने स्टैंजा है बेटा? हैं? 25 स्टैंजाज? नहीं, आपके सिलेबस में कहाँ तक दिया है?
चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल कहीं तक हो, आप मुझे फ़ोटो खींच के दे दीजिएगा तो मैं उसको जो है बाकी कंटेंट ऐड कर लूँगा। हम लोग शुरुआत करते हैं। शुरुआत की लाइंस तो हैं ही, तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं। तो पोयम ऐसे रीड करती है, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ द पार्टिंग डे, द लोइंग हार्ड wind slowly over the lea, the plowman homeward plots his very way and leaves the worlds to darkness and to me. Now fades the glimmering landscape on the sight, and all the air a solemn stillness holds, save where the beetle wheels his drawing plight, and drowsy tinkling lull the distant folds, save that from your yonder ivy mantled tower, the mopping owl does to the moon complain of such as a wandering near her sacred bower, molest her ancient solitary reign. तो ये मैंने जो है लगभग 9 स्टैंजा मुझे याद था, तो मैंने 9 स्टैंजा इसका जो है आपके सिलेबस में कवर किया हुआ है। तो यहाँ पे आप देख लेंगे, बाकी स्टैंजाज हम जो है बाद में आपके ऐड कर देंगे। तो शायद हो सकता है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली, मैंने सारे ऐड कर दिए थे। लास्ट लाइन क्या है बेटा, लास्ट लाइन बताना, लास्ट स्टैंजा क्या है? द नेक्स्ट विद डायर्स ड्यू इन सैड एरे, ये ना? हाँ तो बस, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। उसके बाद एपिटाफ है ना, एपिटाफ भी सिलेबस में है। काफी लंबा दे दिया है, चलिए कोई बात नहीं है फिलहाल है। हाँ एपिटाफ लास्ट में लिखा है, जो है पूछता भी है एग्जाम्स में, बहुत बार पूछता है। चलिए कोई बात नहीं है, आइए हम देखते हैं, जितना हो पाएगा उतना एक्सप्लेनेशन करते हैं। एलजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे, तो इसके बारे में तो हम लोग बात कर ही चुके हैं। हम बात करेंगे लाइन वाइज लाइन एक्सप्लेनेशन। तो पहली लाइन जो हमारी, पहला स्टैंजा, देखिए क्वार्ट्रेन फॉर्म में लिखा गया है, ध्यान रखिएगा, क्वार्ट्रेन फॉर्म में लिखा गया है। क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइन स्टैंजा, क्वार्ट्रेन फॉर्म में ये लिखा गया है। क्वार्ट्रेन मतलब 4 लाइन स्टैंजा। राइमिंग, इसकी राइमिंग हमने बताया था, डे, ली, वे और मी। ए बी राइम में ये लिखा गया है, ए बी राइम में ये लिखा गया है। तो आइए हम देखते हैं कि हमारा पहला स्टैंजा क्या कहता है। तो फर्स्ट स्टैंजा रीड्स, द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। अब यहाँ पर एटमॉस्फियर देखिए आप, इवनिंग का समय है। पोएट जो है वो एक कब्रिस्तान स्टोक पोजेस जो है, ये यहाँ पर एक चर्च है, जो है ग्रेवयार्ड है, वहाँ पर ये बैठे हुए हैं चर्चयार्ड में, और इवनिंग का टाइम हो रहा है। बैठ करके वो इवनिंग के टाइम में आसपास की बीतती हुई चीज़ों को देख रहे हैं, और वहाँ का जो एटमॉस्फियर है उसको देख रहे हैं। उसके बाद देखते देखते उनके अंदर ह्यूमन काइंड को लेकर बहुत सारे थॉट्स आते हैं, तो उसी को यहाँ पर इन्होंने रिफ्लेक्ट किया है। शुरुआत करते हैं, कहते हैं द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे। कर्फ्यू टॉल्स मतलब गिरजाघर है, चर्चेज होते हैं, चर्चेज में एक गिरजाघर होता है जहाँ पे घंटी लगी होती है। तो गिरजाघर की घंटी बजती है शाम वाली, वो घंटी बजती है तो क्या संदेश देती है? संदेश देती है कि पार्टिंग डे, अब क्या हो गया है, दिन जो है वो बीत रहा है, मतलब बीतते हुए दिन का संदेश कौन देती है? बजती हुई गिरजाघर की घंटी संदेश देती है कि नाउ डे इज ओवर एंड नाइट इज गोइंग टू फॉल। डे ओवर हो चुका है और अब रात होने जा रही है। द लोइंग हर्ड विंड स्लोली ओवर द ली। अब करें लोइंग हर्ड मतलब सर झुका के, हर्ड मतलब एनिमल्स, जानवर जो भी हैं, जो पशु हैं, वो लोइंग हर्ड, विंड, विंड मतलब मूव, मूव स्लोली मतलब धीरे धीरे अब मूव कर रहे हैं ओवर द ली। अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, अपने ली से, अर्थात जो इनका फील्ड है, ओपन फील्ड, जहाँ पर ये जिस ग्रास के मैदान में चल रहे थे, वहां से अब धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं, स्लोली स्लोली अब ये अपने घर की तरफ बढ़ रहे हैं।
अर्थात चरवाहे वगैरह होते हैं ना, शाम को ले जाते हैं दिन में चराने के लिए, जैसे ही सूर्य ढलता है तो क्या करते हैं वो फिर उसको वापस ले आते हैं। तो एनिमल्स भी क्या होते हैं, अभ्यस्त हो जाते हैं बिल्कुल। जैसे ही शाम होती है या घंटी बजती है तो उनको पता है कि अब घर चलना है, वो भी अपना धीरे धीरे घर की तरफ सर झुका करके, लोइंग हर्ड यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि वो इसलिए स्लो चल रहे हैं बिकॉज दे आर टायर्ड, वो थके हुए हैं। और उनके साथ साथ दूसरी तरफ क्या दिखा रहे हैं, एक तरफ तो दिखाया गिरजाघर की घंटी, ये देखिए इमेजेस हैं, गिरजाघर की घंटी बजी। दूसरी तरफ दिखाया बहुत सारे एनिमल्स हैं, अब ये घर की तरफ वापस आ रहे हैं फील्ड से। तीसरी इमेज दिखा रहे हैं द प्लोमैन होमवर्ड प्लॉट्स हिज वीरी वे। अब प्लोमैन जो है मतलब किसान, किसान फार्मर्स जो हैं, ये फार्मर्स अब क्या हैं, फार्मर्स अपने घर की तरफ जो है थके हुए रास्ते पर वापस जा रहे हैं। मतलब मैंने आपको फिगर ऑफ स्पीच बताया था, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बताइए, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है इस लाइन में, कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। मैंने ये लाइन भी लिखवाई थी आपको फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाते समय। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होता है ये, ट्रांसफर इपिथेट, ट्रांसफर्ड एपिथेट। तो कह रहा है कि अब रास्ते नहीं थके हैं बल्कि इंसान थका हुआ है, लेकिन कह दिया रास्ते थके हैं। तो कह रहे हैं थके हुए किसान भी अब क्या है, अपने घर की तरफ चल रहे हैं। प्लॉट्स मतलब होता है जब आदमी बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाता है और पैर जो है घसीट के चलता है, मतलब टायर्डनेस दिखे उसके चलने से, तो वो वाली जो वॉकिंग होती है उसको हम प्लॉट कहते हैं। तो कहते हैं अब किसान जो है अपनी घर की तरफ जा रहे हैं, एंड लीव्स द वर्ल्ड टू द डार्कनेस एंड टू मी। और कह रहे हैं ये सभी लोग जो है इस दुनिया को अंधकार में और मुझे अंधकार में छोड़ते हुए चले जा रहे हैं। अब डार्कनेस, वर्ल्ड को डार्कनेस रखने का मतलब भाई रात हो रही है तो चारों तरफ अंधेरा हो ही जाएगा, और मैं भी अंधेरे में छूट रहा हूँ, मतलब आई एम नॉट श्योर व्हाट आई एम टू डू, मुझे क्या करना है, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, मैं इनको देख रहा हूँ। तो कह रहा है कि पोएट यहाँ पर पहले शुरू से ही दिखा रहा है कि ही इज़ वेरी सैड। और यहाँ पर देखें तो वो केवल जो सैडिस्टिक, जो सैड हमारा एस्पेक्ट सा है नेचर का हो, चाहे सैड एस्पेक्ट ह्यूमन लाइफ का हो, उसको दिखाता है। शाम के समय बैठा हुआ है तो मतलब निराशा ऑलरेडी है। तो ये पूरा इन्वायरमेंट हमें बताता है कि पोएट इज गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग सीरियस, समथिंग ही इज गोइंग टू मॉर्न अबाउट, किसी के बारे में वो मॉर्न करने जा रहा है, एलजी लिखने जा रहा है। एटमॉस्फेयर से ही पता चल जाता है। यहाँ पे देखिए तो दिन जो है वो समाप्त हो रहा है, गायें जो है वो अपने घर वापस जा रही हैं, थकी हुई किसान वापस जा रहा है, और दुनिया अंधकार में जा रही है। तो ये सारी की सारी जो सीन हैं ये एक प्रकार का एल्जेइक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रही हैं। तो कह रहे हैं कि इवनिंग बेल जो होती है वो दिन समाप्त होने की घोषणा कर रही है, और जो हर्ड्स हैं वो धीरे धीरे अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। किसान भी थके थके से बेचारे अपने घर की तरफ वापस जा रहे हैं। रात हो रही है। अब जो पोएट हमारा बेचारा है वो चर्च में अकेले बैठा हुआ है। अब वो कह रहा है कि सब लोग जो है मुझे और इस दुनिया को अंधकार में छोड़ते चले जा रहे हैं, अर्थात शाम हो गई है, अंधकार हो रहा है, और वह चर्च में अकेले बैठा हुआ है। द नेक्स्ट स्टैंजा, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। अब क्या कह रहा है कि जो सूर्य की रोशनी है ना, नाउ फेड्स, फेड्स मतलब होती है मुरझा जाना, यहाँ पर हो जाना, धीरे धीरे गायब हो जाना। तो धीरे धीरे फेड हो रही है ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइड, अर्थात सूर्य की रोशनी से जो दूर दूर तक लैंडस्केप हमको दिखाई देते थे, अब वो लैंडस्केप क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे धुंधले हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि सनलाइट धीरे धीरे जा रही है, अर्थात अब दूर की चीजें हमें दिखाई नहीं दे रही हैं। और एंड ऑल द एयर अ सोलेम स्टिलनेस होल्ड्स, और सारी हवा ना ऐसा लग रहा है कि इस दुनिया का जितना साइलेंस है वो शाम के वक्त हवाओं में आ गया है। मतलब एयर बिल्कुल भी शांत है, बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही है, एकदम शांत है, चारों तरफ पत्ती तक नहीं हिल रही है। और क्या करें, सेव
वेयर द, केवल वहां पर वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रॉनिंग फ्लाइट द एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स ल्यूल द डिस्टेंस फोल्ड। कह रहे हैं कि केवल और केवल जो कुछ हो रहा है तो वहां पर बीटल है, बीटल जानते हैं ना, बीटल क्या कहते हैं उसको, झिंगुर टाइप के जो आवाज नहीं आती है, रात होता है तो चर्चेज वगैरह में जो है अजीब सी आवाज आती है ना। कह रहे हैं कि बीटल जो है फ्लाइंग इन सर्कल्स विद अ बजिंग साउंड, एक बजिंग साउंड के साथ सर्कल में वो घूम रहे हैं। एंड ड्राउजी टिंकलिंग्स लुल द डिस्टेंस फोल्ड, और उनके बजने की आवाज, उनकी जो थोड़ी बहुत आवाज है, टिंकलिंग है, और दूर में जो बहुत सारे जो है सीप्स हैं, उनकी जो बजी हुई घंटी लगी हुई है उनके गले में, कहीं दूर उनके बजने, चरवाहे हैं, सेफर्ड्स हैं ना, सेफर्ड्स हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अपने जानवरों को वापस ले जा रहे हैं। तो जानवर जा रहे हैं तो उनके गले में घंटियां लगी हुई हैं, वो टिंकलिंग कर रही हैं धीरे धीरे, और उसकी बहुत ड्राउजी मतलब हल्की हल्की, ड्राउजी मतलब जब कोई नींद में होता है और एकदम बिल्कुल उसको बहुत कम फील होता है कोई चीज, तो बहुत हल्की हल्की दूर से आवाज आते हुए प्रतीत हो रही है। इसके अलावा एनवायरनमेंट में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर आप देखें ये क्या क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैस्टोरल इमेज, पैस्टोरल इमेज, इसीलिए इसको हम पैस्टोरल एलजी भी कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पैस्टोरल इमेज आपको पूरा मिलेगा, सूर्य अस्त हो रहा है, लैंडस्केप में धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है, चारों तरफ बिल्कुल शांति छाई हुई है, चर्च में बैठा हुआ है, चर्च यार्ड में पोएट, और वहां पर केवल बीटल के अलावा किसी के उड़ने की, आने की, जाने की आवाज नहीं सुनाई दे रही है। हाँ, दूर कहीं से जो है बजते हुए घुंघरू, गले में बजे हुए घुंघरू जो हैं, घंटी जो है, उसकी आवाज सुनाई दे रही है। दूर पर कहीं शीप बैठी है और उसकी आवाज जो है सुनाई दे रही है। फिर कहता है थर्ड स्टैंजा में, सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर। अब ये चर्च के बारे में बता रहा है, कह रहा है सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल टावर द मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वैंडरिंग नियर हर सेक्रेड बावर पॉलिस्ड हर एंशियंट सॉलिटरी रेन। तो राइम स्कीम तो आप सब लोग मिला ही लेंगे। तो कह रहे हैं सेव दैट फ्रॉम यॉन्डर आईवी मेंटल्ड, कह रहे हैं ये जो चर्च है ना बहुत पुराना है, जहां पर मैं बैठा हुआ हूं, ये आईवी से मेंटल्ड है, ढका हुआ है, आईवी टावर से पूरा ढक गया है। मतलब जो लताएं होती ना, बेल्स होती हैं, तो क्या करती हैं, बिल्कुल क्या करती, कवर कर लेती हैं। झाड़ियां होती है ना, धीरे धीरे पुरानी चर्च यार्ड होती है या कब्र होती हैं, तो उनके ऊपर क्या करती हैं, धीरे धीरे वो पूरा कवर कर लेती हैं। करे उसको पूरा ढक लिया है इन लोगों ने। और उसी के बगल में जो है, मेरे बगल में मैं देख रहा हूँ बिल्कुल बगल में, कि पुराना चर्च है जहाँ पर आईवी मेंटल टावर हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात बेलों से या घास फूसों से ढका हुआ वो टावर दिखाई दे रहा है। द मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन, और उसी समय आउल जो है वो क्या कर रहा है, मॉप कर रहा है, अर्थात हूटिंग कर रहा है टू द मून कंप्लेन। ऐसा लग रहा है मानो वो चंद्रमा से कोई शिकायत कर रहा हो। इट इज अपसेट बाय पीपल हु डिस्टर्ब इट्स पीसफुल होम, ये बहुत अपसेट है, कौन, आउल बहुत अपसेट है। कैसे लोगों से, ऐसे लोगों से जिन्होंने क्या किया, के घरों को उजाड़ दिया, से बहुत अपसेट है। और ऐसे हूटिंग कर रहा है कि मानो वो ईश्वर से कंप्लेन कर रहा हो कि जिस किसी ने भी मेरे घर को उजाड़ा है वो क्या करे, भगवान आप उसको देखें और उसको सजा दें। कह रहा है आप मॉपिंग आउल डज टू द मून कंप्लेन ऑफ सच एज वॉन्डरिंग नियर हर सेक्रेट बावर। कह रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसका जो सेक्रेट बावर मतलब जो ठिकाना उसका है, जहाँ पर वो रहती है आउल, उसको किसी ने क्या कर लिया है, पॉलिश्ड कर लिया है, अर्थात नष्ट कर दिया है। और नष्ट करने से एंशियंट सॉलिटरी रेन, मतलब बहुत लंबे समय से वो आउल जिस उसमें रहती थी,
आउल जिस नेस्ट में अपने रहती थी, जहां पर उसने अपना बावर आशियाना बना रखा था, उसको किसी ने नष्ट कर दिया हो मानो, और उसी का कंप्लेन करते हुए वो हूट कर रही है, ये भी दृश्य मैं देख रहा हूं। तो पोएट यहाँ पर भी नेचुरल इमेज क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल आप देखें तो आउल इमेज आपकी बनती चली जाएगी कि चर्च यार्ड के पास, स्टोक पोजे चर्च यार्ड के बगल में एक टावर है। टावर में क्या है, टावर पूरा घास फूसों से ढका हुआ है, और कह रहे हैं कि वहां पर उल्लुओं का बहुत से रहने की जगह थी और किसी ने उसको उजाड़ दिया है। और उल्लू जो है, शाम का समय हो गया है, रात में उल्लू बोलते हैं, आपको पता ही है। जैसे ही इवनिंग फॉल होती है उल्लू एक्टिव हो जाते हैं। तो वहां पर आउल्स की आवाज आ रही है। तो ये कह रहे हैं कि आउल्स ऐसे हूटिंग कर रहे हैं मानो कि उनके घर को, उनके आशियाने को उजाड़ दिया हो, और वो उसकी कंप्लेन भगवान से कर रहे हों। तो इस प्रकार का सीन ये क्रिएट करते हैं। चौथा स्टैंजा हमारा जो है वो है, beneath those rugged elms that you trees shade, where heaps the turf in many a mouldering heap, each in his narrow cell forever laid, the root forefathers of the hamlet sleep। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैंजा है, ध्यान रखेंगे आप लोग। कह रहे हैं कि beneath those rugged elms। अब ये कह रहा है कि जहां पर चर्च है ना, जहां पर चर्च है, चर्च यार्ड है, वहां पर बहुत सारे पेड़ हैं, लंबे लंबे। एल्म्स एक प्रकार का पेड़ होता है। तो कह रहे हैं एल्म के पेड़ हैं, वो लगे हुए हैं, और ईव का पेड़ लगा हुआ है, उसकी छाया के अंदर कब्रें बनी हुई हैं। अब आप एक इमेजिन करिए, ये पूरा कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान में इधर लंबे लंबे जो है पेड़ हैं, लंबे लंबे पेड़ हैं। कोई एल्म्स का पेड़ है, कोई ईव का पेड़ है, और इसके नीचे कब्रें बनी हुई हैं। कह रहे हैं ये कब्रें बनी हुई हैं, और क्या कह रहे हैं कि ये कब्रें बनी हुई हैं, ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि ये डेथ और मॉर्निंग का सिंबल है। अर्थात क्या है, डेथ हो गई है, किसी कब्र वहां पर दफनाया गया है कोई, उसका सिंबल है। कह रहा है वो जो रग्ड एल्म्स हैं और ईव ट्रीज की छाया है, उसके नीचे जो लोग दबे हुए हैं, अर्थात वहां पर जो लोग दफनाए गए हैं, वेयर हीप्स द टर्फ इन मेनी अ मोल्डरिंग हीप, जहां पर जो हीप है ना, अर्थात जहां पर जो उनका ग्रेव है ना, वो एक साइज में नहीं है। किसी का छोटा है, किसी पे मिट्टी ज्यादा है, किसी का बड़ा है, अलग अलग साइज का है। किसी पे घास बहुत जम गई है, किसी पे थोड़ी जमी है, किसी पे बहुत ज्यादा जम गई है, तो पूरा ढका हुआ है। कह रहे हैं इन्हीं कब्रों में पता है कौन सो रहा है, ईच इन हिज नैरो सेल फॉर एवर लेड, इसी में अपने अपने कमरे में सोए हुए हैं। कौन हमेशा हमेशा के लिए लेटा हुआ है, कौन, द रूड फोर फादर्स ऑफ द हैमलेट। हैमलेट मतलब गांव, जिस गांव का वो चर्चयार्ड है। कह रहे हैं इस गांव के जो फोर फादर्स हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, वो क्या कर रहे हैं, विलेजर्स जो हैं, वो इसी चर्च में अपना अपना कमरा लेके आराम कर रहे हैं। मतलब इन्हीं कब्रों में गांव के लोग दफनाए गए हैं। जो ये कब्र आप देख रहे हैं कि बिल्कुल अस्त व्यस्त है, किसी का टीला थोड़ा ऊपर है, किसी का नीचे है, किसी पूरी घास जमी हुई है, ऊपर पेड़ पौधे, मतलब कोई सफाई नहीं है, कुछ भी नहीं है। देयर इज नो बडी टू लुक आफ्टर दोज ग्रेप्स, उन ग्रेप्स को देखने वाला कोई नहीं है, उसका लुक आफ्टर करे। जैसे बहुत सारे लोग होते हैं भाई, जो पैसे वाले होते हैं, तो उनके जो ग्रेप्स होते हैं, जो उनके कब्र होते हैं, उसको सीमेंट उमेंटेड करके बढ़िया से बना करके, और उनके हर बार जब बरसी होती है तो जा करके वहाँ फूल वूल जो है अपना चढ़ाना, ये सब करते हैं। और जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, उनके चर ऐसे पड़ा हुआ है, घास उगी हुई है, पता ही नहीं कौन यहाँ पर दफनाया गया है। तो ये दिखा रहे हैं कंडीशन। ये एक प्रकार से अगर हम देखें, यहाँ पर क्लास की भी बात कर रहे हैं कि कैसे जो है हमारी सोसाइटी जो डाउन ट्रॉडन सेक्शन होता है उसको कैसे इग्नोर कर देती है। चाहे वो जिंदा रहे और चाहे मर जाए, उसके बाद भी उसको इग्नोर किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जिंदा रहते बहुत कुछ किया नहीं, इसलिए मरने के बाद भी लोग उसको इज्जत नहीं करते हैं। उसकी कब्र देखेंगे
बिल्कुल एकदम घटिया कंडीशन में होगी। बाकी जो पैसे वाले होंगे, जिन्होंने अच्छा खासा अपने परिवार को पैसा दे के गए हैं, वो उनके चर्चेज को सजाते हैं, उनके सॉरी ग्रेप्स को, और पूजा पाठ जो भी करना होता है अपना करते हैं। और स्मॉल नैरो सेल इसलिए कह रहा है कि भाई इतनी जगह भी नहीं है ना, बड़े लोगों के लिए तो ज़्यादा जगह चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई करोड़पति है, वो मरा तो कहेगा भैया मुझे इतनी जगह चाहिए, मैं इसमें सब कुछ बनवाऊंगा, अपने पिताजी का मकान टाइप का, छोटा सा घर टाइप का एक पूरा केबिन बनवाऊंगा। और जो बेचारा गरीब है, उसको छोटा सा एक, जैसे मान लीजिए वो 6 फुट का है, तो बहुत करेंगे तो 6.5 फीट का गड्ढा खोद करके, 6.5 बाई 2 का गड्ढा खोद करके उसी में डाल देंगे, ऊपर से मिट्टी डाल देंगे, हो गया उसका काम। तो कह रहे हैं कि नैरो सेल्स मतलब इनकी कब्र भी बता रहे हैं कि ये बेचारे जीवन में कुछ खास कर नहीं पाए थे, और ये यहाँ पर दफन है। नेक्स्ट हमारा पैसेज जो है, स्टैंजा सॉरी, वो रीड करता है कि उसी समय जो है, ये याद करते हैं, कहते हैं कि ये जो यहाँ पर लोग सो रहे हैं ना, कह रहे हैं इनके लिए क्या था, द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न। अब पता है क्या है, कह रहे हैं कि मॉर्निंग जब भी आती है ना, ब्रीजी कॉल्स कब होती है, तो सुंदर सुगंधित मधुर हवा कब चलती है, सुबह के टाइम। कह रहे हैं द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीदिंग मॉर्न, मतलब सुबह जो सबसे खूबसूरत सुगंधित हवा चलती है ना, वो भी अब इन लोगों के किसी काम की नहीं है, वो इनको जगा नहीं सकती। कह रहे हैं द स्वालो ट्विटरिंग, अब अबाबिल पक्षी जो ट्विटर करता है, चहचहाता है ना, कह रहे हैं फ्रॉम द स्ट्रा बिल्ड सेड, अबाबिल पक्षी है, उसने स्ट्रा बिल्ड मतलब घास फूस से अपना जो घर बनाया है, अपने घोंसले से ये अब बोलता है। और द कॉक श्रिल क्लैरियन, मुर्गा जोर जोर बाग देता है। और द इकोइंग हार्न, या बहुत जोर से हार्न बजाया जाए, घंटी बजाया जाए, ये सब चीजें भी अब क्या कर सकती हैं, नो मोर सेल राउज देम, अब उन लोगों को उठा नहीं सकती, उन लोगों को जगा नहीं सकती। किन लोगों को, जो हमारे फोर फादर्स हैं, हमारे गांव के लोग, जिन नैरो जो है ग्रेव्स में दफनाए गए हैं, इनको अब उनके बेड से कोई उठा नहीं सकता। चाहे सुबह, नॉर्मली क्या होता है, आप जैसे गांव के एक इमेज आप बनाइए गांव की, आप सो रहे हैं बाहर, बाहर सो रहे होते हैं, सुबह की ठंडी हवा आती है, 5-6 बजे के आसपास हवा आती है, तो आपकी अपने आप ही नींद खुल जाती है, आप अपना बेड वगैरह जो भी है अपना फोल्ड वोल्ड करते हैं, अंदर रखते हैं, और फिर आप अपना दैनिक जो आपके डेली रूटीन वाले वर्क हैं वो आप करना शुरू कर देते हैं। और स्वेलो ट्रीटिंग फ्रॉम द स्ट्राबिल सेड, आप बाहर सोइए, देखिए गांव की सीन याद करिए कि आप बाहर सो रहे हैं, पेड़ पौधे लगे हुए हैं, उसमें बहुत सारे पक्षी हैं, वो चहचहाने लगते हैं, इतनी तेज वो आवाज करते हैं कि आपकी नींद वैसे ही खुल जाती है। और मुर्गा तो बोलता ही है भाई, कॉक जो है वो बोलता ही है, सुबह सुबह उसका तो नियम है बोलने का, वो बोलता है। और कह रहे हैं बहुत सारे और भी शोर होते हैं, और जिससे आपकी नींद खुल जाती है, लेकिन ये लोग जो कब्र में सोए हुए हैं ना, अब इनकी नींद नहीं खुलेगी, इनकी नींद से इन्हें कोई हटा जगा नहीं सकता, ये परमानेंटली सो गए हैं। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम दियर लोली बेड, इनके लोली बेड से इन्हें कोई भी जगा नहीं सकता। चलिए हमारा अगला स्टंजा है, स्टैंजा नंबर 6, आइए देखते हैं। अब ये अपने गांव वाले के लोगों की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, इनके गांव के जो पूर्वज हैं, जो इनकी डेथ हो चुकी है, उसी चर्च यार्ड में दफनाए गए हैं। कह रहे हैं कि पहले जो जब सुबह होती थी, दिन निकलता था, तो ये लोग उठ जाते थे, इधर घूमना, ये काम करना, वो काम करना, मुर्गा भाग देता था तो उठ जाते थे। कह रहे हैं अब कुछ भी हो जाए, ये अपने इस नैरो सेल से, अपने बेड से उठने वाले नहीं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है,
ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सर क्लास ले रहे हैं 1 घंटे बाद। कह रहे फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्ट सेल बर्न। कह रहे हैं पता है अब उनके लिए, ये जो डेड हो गए हैं ना, इनके लिए कोई ब्लेज हार्थ में ब्लेजिंग नहीं होगी, किसी चूल्हे में आग नहीं जलेगी। अर्थात ये कहीं फायर प्लेस पे बैठ करके क्या करेंगे, अपना सेकेंगे, अपना हाथ पैर सेकेंगे। कह रहा है कि ना 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 ना, ये जो मर गए हैं ना, अब ये कभी फायर प्लेस के पास नहीं आएंगे। फॉर देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शैल बर्न। अर्थात ये जो चूल्हे जलते थे ना इनके लिए, अब वो चूल्हे इनके लिए कभी नहीं जलेंगे। आर बिजी हाउसवाइफ प्लाई हर इवनिंग केयर। या जो हाउसवाइफ होती थी, अर्थात जो इनकी पत्नियां होती थी, वो क्या करती थी, बिजी रहती थी। दिन भर क्या बिजी रहती थी कि अब हमारे पति आएंगे शाम को काम करके खेतों से, या नौकरी करके आएंगे, काम करके आएंगे, तो हम उनको डिनर देंगे, उनको जो भी नाश्ता वगैरह देना है वो सब दिन भर वो तैयार करती रहती थी। कह रहे हैं कि अब ये भी उनके किसी काम का नहीं है। नो चिल्ड्रेन रन टू लिस्प दियर सायर्स रिटर्न। कह रहे हैं अब कोई भी बच्चा ना, कह रहे हैं उनके वापस आने पे, कह रहा है कि अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि नो बडी इज गोइंग टू आस्क देम। अब कोई बच्चा उनसे लिपटने नहीं जा रहा है। जैसे आप शाम को काम करके घर पहुंचते हैं और छोटा बच्चा होता है घर में आपके लिपट जाता है कि पापा आ गए, पापा आ गए। कह रहा है अब उनके लिए कोई बच्चा लिपटने वाला नहीं है। नेक्स्ट आर क्लाइम हिज नीज द इनवाइट किस टू शेयर। और कोई भी बच्चा अब उनकी गोद में उछल करके आ जाएगा और उनको किस करेगा। बच्चा जैसे आते हैं ना, बच्चे को आदमी कडल करता है, किस करता है, उसको प्यार करता है। कह रहे हैं अब उनके लिए ऐसा कोई नहीं करने वाला है। क्यों? बिकॉज दे आर गॉन फॉर एवर। अब वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए हैं, अब वो कभी वापस नहीं आएंगे। 7वां स्टैंजा हमारा कहता है ऑफ डिड द हार्वेस्ट टू दियर सिकल इल्ड। कह रहे हैं कि ये जो विलेजर्स हैं ना, ये जो गांव वाले हैं, ये क्या करते हैं, अपने हंसियों को लेकर के, अपने हार्वेस्टिंग जो भी टूल्स है लेकर के दिन भर फसलों को काटते रहना, फसलों को खेतों में काम करते रहना का काम करते थे। दियर फरो ऑफ द स्टबॉर्न ग्लेब हैज ब्रोक। और पता है उन्होंने, पता नहीं इनके जिद्दीपन ने पता नहीं कितने मजबूत मजबूत, कितने बंजर जमीनों को उपजाऊ बना दिया। जोत जोत करके, खोद खोद करके, पता नहीं कितने टफ सॉइल पर उन्होंने क्या कर दिया है, उपजाऊ बना दिया है, वहां पर पैदा करने वाली जमीन बना दी। और ये वही लोग हैं कि बंजर जगहों को उपजाऊ जगह बना दिया इन लोगों ने। जहां पर कुछ भी नहीं होता था वहां सब कुछ पैदा किया। कैसे? केवल अपनी मेहनत से। हाउ जोकन डिड दे ड्राइव दियर टीम अफ्लीड। कह रहे हैं कि ये देखिए कि अपने एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पर कितने खुशी खुशी, जोकंडली मतलब होता है हैप्पीली, कितने खुशी खुशी वो अपनी टीम के साथ खेतों में जाया करते थे। और जो बंजर जमीन होती थी उसको अपनी कड़ी मेहनत से जो है क्या करते थे, उपजाऊ जमीन बना दिया करते थे। हाउ बोर्ड द बोट्स बीनीथ दियर स्टडी स्ट्रोक। और कह रहे हैं कैसे वो अपनी कड़ी मेहनत से क्या करते थे, काम करने के बाद आते थे और बड़ी बड़ी मोटी मोटी लकड़ियों को, टहनियों को अपने कुल्हाड़ी से काट दिया करते थे। आज एक छोटी सी लकड़ी नहीं कटती, बड़े बड़े पेड़ को अपने कुल्हाड़ी की धार से काट दिया करते थे। कह रहे हैं ये सब लोग अब दोबारा हमें नहीं मिलेंगे, ये सब जा चुके हैं, दे आर गॉन फॉर एवर। अब ये सब हमें नहीं मिलेगा। अब यहां पर ध्यान रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टैंजा है। शायद मैं कहूं तो ऊपर की जो लाइन है ये अब तक की सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। कह रहे हैं ध्यान रखिए, वो गरीब थे, खेतों में मजदूरी करते थे, काम करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन एक चीज का ध्यान रहे, लेट नॉट एम्बिशन मॉक दियर यूजफुल टॉयल। अब पोएट कह रहा है किससे?
एम्बिशन मतलब जिसके पास एम्बिशन है, महत्वाकांक्षी अर्थात पैसा कौड़ी धन दौलत वाले पावरफुल लोगों को कह रहा है। कह रहा है कि एम्बिशियस और पावरफुल लोग, मैं आपसे एक कहूंगा, यू शुड नॉट क्या करना चाहिए, मॉक, आपको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या, इनके यूजफुल टॉयल का, अर्थात इन्होंने जो इतना परिश्रम किया है, इन किसानों ने, ये हमारे जो फोर फादर्स जो गरीब किसान थे, इन्होंने इतना परिश्रम जो किया है ना, कह रहे हैं इसका मजाक मत उड़ाइएगा, कह रहे हैं कभी इसका मजाक मत बनाइए। देयर होमली जॉयज एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, हाँ मैं मानता हूं कि उनके जो होमली जॉयज थे और जो डेस्टिनी थी वो अंधकार में था, अर्थात उन्होंने कभी भी जो है अपनी लाइफ में जो उनके काम थे वो काम उनके किसी काम नहीं आए, अर्थात उनका भाग्य नहीं बन सका, उन्होंने अपने काम को रियल वैल्यू कभी नहीं दे पाए वो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है उनके ऊपर आप एम्बिशियस मतलब रिच पीपल, आप उनके ऊपर हंसें। आगे बहुत बड़ी बात कहेगा, ध्यान रखिए क्यों कह रहा है। कह रहा है कि जैसे मान लो कोई 100 करोड़ रुपए कमा लिया, अमीर आदमी है, और कोई 10-5 लाख ही अपना कमा करके ये मर गया, और इसके पास 2 ही कमरे थे, इनके पास पूरा महल था। कह रहे हैं ऐसे लोगों को इनके ऊपर हंसना नहीं चाहिए कि ये जीवन में कुछ नहीं कर पाया, बस छोटी मोटी नौकरी की फिर खत्म हो गया। क्यों कह रहे हैं, नॉर ग्रैंडर हियर विथ अ डिस्डेनफुल स्माइल, और ये भी कहता है कि वेल्दी पीपल लोग कभी भी इन गरीबों को डिस्डेनफुल स्माइल से मत ट्रीट करिएगा। ये मत समझिए जैसे मतलब व्यंगात्मक हंसी होती है ना, अरे ये गरीब आदमी, तो कह रहे हैं डिस्डेनफुल स्माइल कभी मत करिएगा उन पे। द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, किस पर, ये जो गरीब लोग थे बेचारे, इनका जीवन जो बिल्कुल छोटा रहा, सिंपल रहा, अर्थात इन्होंने अपने जीवन में बहुत कुछ इंपॉर्टेंट काम नहीं किया, ऐसा कोई काम नहीं किया कि इनको लोग याद रखें। तो ऐसे लोग जो पैसे वाले हैं, वेल्दी हैं, इन्फ्लुएंसर है, पावरफुल हैं, कह रहे हैं ऐसे लोगों को इनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि भाई क्यों मजाक नहीं बनाना चाहिए, इन लोगों ने तो अपने जीवन में कुछ किया नहीं। जैसे बेटा कमा लेता है तो यही कहता है बाप को कि आपने तो अपने जीवन में कुछ नहीं किया, उसका मजाक उड़ाता है। तो कह रहे हैं कि मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों, क्योंकि बेटा सुन लो, बता रहे हैं, सुनो, द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री द पाम्प ऑफ पावर, कह रहे हैं तुम कितने ऊंची फैमिली से हो, बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री मतलब वंशज, किस वंश के हो तुम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, किसके वंशज के हो, द पंप ऑफ पावर, कितने शक्तिशाली हो तुम, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री हो, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और तुम कितने भी खूबसूरत हो, खूबसूरत हो कितने भी, चाहे तुम विश्व सुंदरी सुंदरा जो भी हो सकते हो, एंड दैट वेल्थ एवर गिव, और चाहे तुमने कितना भी पैसा अपने जीवन में कमाया हो, चाहे तुम जितना भी वेल्थ तुमने इकट्ठा किया हो, एक चीज ध्यान रखो, अवेट लाइक द इनविटेबल आवर, डेथ सबका एक जैसे इंतजार करती है, मृत्यु तुम्हें भी काटेगी और उसे भी काटेगी। 100 करोड़ वाले को ऐसा नहीं है कि मृत्यु नहीं काटेगी, उसको भी काटेगी, और वो भी लास्ट में कहाँ जाएगा, उसी नैरो सेल में जहां पर फोर फादर हमारे गए हैं, उसी कब्र में आपको भी जाना है, अरबपति को भी जाना है। कह रहे नहीं जाना है तो जिसके पापा जिसके दादा ने बहुत पैसा कमाया अपने बच्चों के लिए, तो मरने के बाद कोई बता दे तो उसने जो है उसके बॉडी को अपने घर में रखा हो, वही नैरो सेल में ले जा करके आपको भी दफना देंगे। आपके लिए तो काम क्या आएगा, 2 गज जमीन ही काम आएगी, चाहे आप कई बीघे कई हेक्टेयर जमीन के मालिक क्यों ना हो। तो कह रहे हैं 2 गज जमीन सबको चाहिए, एक जिसके पास रियल लाइफ में ही 2 गज जमीन थी और इसके पास जिसके पास 2000 गज जमीन थी, दोनों को दफन किया जाएगा कितने में, 2 गज जमीन में ही दफन किया जाएगा। तो कह रहे हैं आप ध्यान रखिए, मृत्यु दोनों का एक जैसे इंतजार करती है। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, ये ध्यान रखिए, कितना भी आप महान हो जाएं, कितने भी आप अमीर हो जाएं, कितने भी आप शानदार हो जाएं, लेकिन ध्यान रखिएगा सबकी लाइफ एक ही जगह जाके समाप्त होती है, कहां पर, कब्र में। कहां पर, द पाथ्स ऑफ, बहुत फेमस लाइन है ये, ध्यान रखिएगा,
ये इतना फेमस स्टैंजा है दोनों कि हर जगह कोट किया जाता है। द बोस्ट ऑफ heraldry, the pomp of power and all that beauty and all that wealth ever gave, await like the inevitable hour, the paths of glory lead but to the grave। वो ग्लोरी का ही पाथ क्यों ना हो। भाई जयललिता थी, जयललिता जब मरी हैं तो उनके पास पता नहीं कितने हजारों की संख्या में जूते थे, सैंडल थे, उनकी जो भी मतलब लेडीज सैंडल वगैरह होती हैं, पता नहीं कितनी लाखों साड़ियां थी, हजारों, क्या क्या नहीं था उनके पास। और 54-55 डॉक्टर लंदन से, अमेरिका से, कहाँ कहाँ से आए थे, उनका ट्रीटमेंट कर रहे थे, लेकिन क्या कोई बचा पाया। जयललिता जी भी आज या तो जला दी गई होंगी या तो कहीं दफन होंगी। तो अल्टीमेटली, और मरना हम सबको है करें, घमंड नहीं करना चाहिए आपको, मजाक नहीं उड़ाना चाहिए करे इसने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि ये सब कुछ लास्ट में आप सबका रास्ता, इस दुनिया में कमाई हुई हर चीज जा करके एक ही जगह मिलती है, वो क्या है, कब्र। कब्र में ही मिलती है, अर्थात सब कुछ नष्ट हो जाता है, इस दुनिया में कुछ भी बचता नहीं है। तो यहां तक जो है हमने आपको दिया है। कितने स्टैंजा और रह गए हैं देखना है, टोटल 29 दिया है और तीनों दिया होगा एपिटाफ वाला। अच्छा चलिए ठीक है, इसको हम आगे कवर कर लेंगे, 9 स्टैंजाज। चलिए आज की क्लास यहीं एंड करते हैं, बाकी हम स्टैंजा जो है कल की क्लास में लेके आएंगे। तब तक आप इसको रिवाइज करते रहिए, कल आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग एंड कीप शेयरिंग माय वीडियो।